evening. You're watching 5 Live. I'm Suesha Sound. First up, let's cut across to Amit Shah releasing Prime Minister Narendra Modi's emergency diaries. समाज जीवन की, राष्ट्र जीवन की तब बुरी घटनाओं को चिरकाल तक याद रखना चाहिए, क्योंकि उसकी पुनरावृत्ति कभी न हो पाए। इसलिए देश का युवा और किशोर संस्कारित भी हो, संगठित भी हो और संघर्षरत भी हो। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 तारीख का ये दिन संविधान हत्या दिन के रूप में मनाने का सरकारी निर्णय किया है। गृह मंत्रालय ने ही ये घोषणा की। जब ये निर्णय हो रहा था तब कई सारे विचार आए नाम के बारे में, और ऐसा भी लगा कि संविधान हत्या दिन एक प्रकार से थोड़ा कठोर शब्द है, निर्मम शब्द है, मगर सोच विचार कर ये दिन का नाम रखा गया, क्योंकि जिस प्रकार से आपातकाल में देश को एक जेल खाना बनाकर रख दिया था, देश की आत्मा को मूंगा कर रख दिया गया था, न्यायालय के कान को बहरा कर रख दिया गया था, लिखने वालों की कलम से स्याही ही निकाल दी गई थी, वो पूरे कालखंड का वर्णन इतने कठोर शब्दों के साथ ही करना चाहिए, तभी युवा पीढ़ी को मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ था। मित्रों, आज यहां पर एक पुस्तक की भी विमोचन हुई, द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फॉर अ लीडर। ये नरेंद्र मोदी जी के आपातकाल के दौरान एक युवा संघ के प्रचारक के रूप में भूमिगत रहकर 19 माह तक जो आंदोलन जेपी के नेतृत्व में चला, नानाजी देशमुख के नेतृत्व में चला, वो आंदोलन में एक युवा कार्यकर्ता के नाते मोदी जी ने जिस प्रकार से संघर्ष किया, मीसाबंदी जो थे उनके घर में गए, उनकी परिजनों की पूछताछ की, उनके इलाज की व्यवस्था की, कई सारे गुप्त अखबार निकलते थे, उसको बाजारों में, चौराहों पर, विद्यार्थियों में, महिलाओं में बांटने का काम किया, और गुजरात के अंदर एक संघर्ष का नेतृत्व इस युवा अवस्था में 24-25 साल के युवा नरेंद्र मोदी ने किया। इसकी पूरी कहानी ये पुस्तक के अंदर समाहित है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ की भूमिका, लोक संघर्ष समिति का संघर्ष, और इसके साथ सत्याग्रह और जन जागरण की दिक्कतें, और नरेंद्र मोदी जी उस वक्त भूमिगत रहकर काम करते थे, कभी साधु, कभी सरदार जी, कभी हिप्पी, कभी अगरबत्ती बेचने वाला, या कभी अखबार डालने वाले फेरिया का काम कर ये सारे काम उन्होंने अंजाम किए थे। और आज देखिए, विधाता भी जब न्याय करता है तो किस तरह से करता है। जिस 25 साल के युवा ने उस वक्त कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तानाशाही विचारों का विरोध किया, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, शहर में घूमकर विरोध किया, आज वही व्यक्ति जिस काम के लिए इमरजेंसी डाली गई थी, परिवारवाद को प्रस्तापित करने के लिए, वो परिवारवाद को आज वही व्यक्ति ने 2014 में पूरे देश से उखाड़ कर फेंक दिया। और ये पुस्तक 5 अध्यायों में मीडिया की सेंसरशिप, सरकार का दमन, संघ और जनसंघ का संघर्ष, आपातकालीन पीड़ितों का
उनकी पीड़ा का वर्णन और तानाशाही से जन भागीदारी तक की ये यात्रा, इसका वर्णन इस पुस्तक में है। मैं विशेषकर देश के युवाओं को अपील करना चाहता हूं, एक बार इस पुस्तक को जरूर पढ़िए। आपकी ही आयु के एक युवा ने अपने शुरुआती दिनों में जिस प्रकार से तानाशाही के खिलाफ संघर्ष किया, वही युवा इस देश में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाला आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मित्रों, 24 जून 75 की रात को आपातकाल लागू कर दिया गया और एक सोच जमीन पर उतारने का, एक तानाशाह की सोच को जमीन पर उतारने का वो अध्यादेश अस्तित्व में आया। कई बार इतिहास सिर्फ घटनाओं को नहीं बताता है, वह नीयत और नजरिए को भी उजागर करता है। बाबा साहेब आंबेडकर और संविधान निर्माता ने जो 2,67,000 शब्द बोलकर, चर्चा कर संविधान का निर्माण किया था, वो सारी चर्चाओं का अंत इंदिरा जी ने, राष्ट्रपति जी ने आज आपातकाल की घोषणा की है। एक वाक्य बोलकर सारे संविधान के स्पिरिट को खत्म करने का काम किया। और उसके बाद हम सब जानते हैं, जयप्रकाश नारायण जी ने इसके खिलाफ संघर्ष किया और इमरजेंसी डालने का मूल कारण भी जो 12 जून का फैसला था वो था। 12 जून को 2 घटनाएं एक साथ हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देश की प्रधानमंत्री के इलेक्शन को खारिज कर दिया। उनको बताया कि आप 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती। पूरे देश में सन्नाटा छा गया और सुप्रीम कोर्ट से उसको स्टे मिला। इसके साथ साथ 12 जून को एक और घटना हुई थी। मैं गुजरात से आता हूं। 12 जून को ही गुजरात में जनता मोर्चे का प्रयोग सफल हुआ और गुजरात में कांग्रेस की सत्ता का अंत होकर जनता पार्टी की सरकार बनी। इससे घबराकर 25 तारीख को आपातकाल लगाया गया। कारण तो कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में है, परंतु पूरी दुनिया अब जानती है राष्ट्र की सुरक्षा को कुछ नहीं हुआ था, उनकी कुर्सी खतरे में थी। जेपी के संपूर्ण क्रांति के नारे ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया था। गुजरात से शुरू किया हुआ आंदोलन बिहार तक पहुंचा था। गुजरात में सरकार गिरी, चुनाव हुआ, कांग्रेस गई और सभी विपक्षों ने एकजुट होकर जनता पार्टी की सरकार बनाई और ये इंदिरा जी के लिए बहुत बड़ी चेतावनी थी। और जेपी के आंदोलन में महंगाई के खिलाफ छात्र इकट्ठा हुए, अन्याय के खिलाफ रेल कर्मचारी इकट्ठा हुए और जगह जगह पर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ और उसमें अंत में 12 तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा जी को संसद सदस्य के नाते गैरलायक बना दिया। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला और 24 जून की रात को ही इन्होंने इमरजेंसी डालकर स्टे देने वाली कोर्ट को भी चुप कर दिया, अखबारों को भी चुप कर दिया, आकाशवाणी को भी चुप किया और 1,10,000 सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल की काल कोठरी में बंद कर दिया। सुबह 4 बजे कैबिनेट बुलाई, कोई एजेंडा सर्कुलेट नहीं हुआ और उसकी घोषणा करने का काम हो गया। शाह कमीशन ने पूरी जांच के बाद कहा डिटेंशन, स्टेरिलाइजेशन, नसबंदी
और डिमोलिशन, ये तीनों ने पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से भय और आतंक का वातावरण किया, इसका कहीं विश्व में कोई जोड़ नहीं मिल सकता है। मित्रों, विजयाराजे सिंधिया, जेपी स्वयं, मुरारजी भाई, चौधरी चरण सिंह, राजनारायण, अटल जी, अडवाणी जी, आचार्य कृपलानी, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, जय किशन गुप्ता, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, गायत्री देवी, मुलायम सिंह यादव और डीएमके के नेता, ये सारे के सारे कोई जुर्म के बगैर जेल की सलाखों में पहुंचा दिए गए। अखबारों के दफ्तर बंद हो गए, 253 पत्रकार गिरफ्तार हो गए, 29 विदेशी पत्रकारों को देश के बाहर भेज दिया और कई सारे अखबारों ने संपादकीय को खाली रखकर इसके सामने प्रोटेस्ट किया, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस प्रमुख था, जनसत्ता प्रमुख था, उनकी बिजली काट दी गई और संसदीय कार्यवाही पर भी सेंसर लगा दिया गया। न्यायालय को भी एक प्रकार से नियंत्रित कर लिया गया। देश भर में लोकतांत्रिक अधिकार खत्म हुए। संविधान के अंदर 38वां संशोधन, 39वां संशोधन, 42वां संशोधन, अनुच्छेद 223A, 223B, इसके साथ साथ अनुच्छेद 123, 213, 352(5), 19 और अनुच्छेद 356 का उपयोग कर लोकसभा का आयुष्य भी बढ़ाया गया। न्यायपालिका में खिलाफ फैसले देने वाले जजों को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने से रोका गया। उसके पहले ही तीन न्यायाधीशों को कुदाकर चीफ जस्टिस रे को चीफ जस्टिस बनाने का काम किया था। और यहां जो युवा बैठे हैं उनको मैं पूछना चाहता हूं, कभी ड्यूएट सॉन्ग सुनते हो तो उसमें जेंट्स और लेडीज दोनों आवाज एक ही कलाकार की क्या हो सकती है? इमरजेंसी के वक्त हुआ था, किशोर कुमार की आवाज को बंद कर दिया, मनोज कुमार की फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया, देव आनंद को दूरदर्शन से प्रतिबंधित किया, आंधी फिल्म को और किस्सा कुर्सिका को उस पर प्रतिबंध लगा दिया। मित्रों, संविधान की हत्या करने के बाद इस भारत के संविधान को मौन कर दिया गया, अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई और बाद में एक दिन विपक्ष को झांसा देने के चक्कर में इमरजेंसी उठाई, देश में चुनाव आया, सारी विपक्षी पार्टियां जयप्रकाश जी के दिव्य नेतृत्व में एकत्रित हुई और देश की जनता ने तानाशाही की मानसिकता वाली श्रीमती गांधी को ऐसा दंड दिया कि वो स्वयं रायबरेली से चुनाव हार गई और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनी। और ये दिन इसलिए याद रखना जरूरी है कि भविष्य में कभी भी कोई भी व्यक्ति तानाशाही सोच को इस देश के संविधान पर थोप न दे। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस दिन को याद रखा जाए और इसीलिए मोदी जी ने आग्रह किया था कि संविधान हत्या दिन के रूप में आज के दिन को मनाया जाए। आज एक विचार जो उस वक्त पनपा था, राष्ट्र से बड़ी पार्टी है, पार्टी से बड़ा परिवार है, परिवार से बड़ा मैं हूं और देश हित से बड़ी सत्ता है, उससे उलट आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत प्रथम की सोच पूरी जनता के जनमानस के अंदर गूंज रही है। और ये परिवर्तन उन हजारों लोकतंत्र के योद्धाओं के संघर्ष के कारण है, जिन्होंने 19 महीने जेल में काटे और
जो नारा बनाया गया था इंदिरा इज इंडिया, वो नारे को उलट कर इंदिरा अगेंस्ट इंडिया का नारा गगन में गूंजने लगा और परिवर्तन हुआ। इसी के कारण आज हमारे 140 करोड़ की आबादी मोदी जी के नेतृत्व में 2047 में पूरी दुनिया में भारत को हर क्षेत्र में प्रथम लाने के लिए संघर्ष कर रही है, संकल्पित हुई है और आगे बढ़ रही है। मित्रों, आइए आज हम सब और विशेष कर इस देश के किशोर और युवा आगे आए और इतिहास को, हमारे बच्चों को, किशोरों को और युवाओं को समझाएं, एक काले अध्याय को उनसे परिचय कराएं और भविष्य में कोई भी तानाशाह ऐसी हिम्मत न कर सके, इस प्रकार का देश का विचार भी बनाए, कार्य संस्कृति भी बनाए। फिर से एक बार मैं वो सभी लोकतंत्र के प्रहरियों को जिन्होंने लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया, वो सभी को आज के दिन पर मन पूर्वक नमन कर उनका स्मरण करता हूं। राम बहादुर जी आज बैठे हैं। राम बहादुर जी जैसे उस वक्त के संघर्ष के करने वाले जितने भी लोग जीवित हैं, वो सभी को भी प्रणाम कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की। अरे जोर से बोलिए। अभी भी किसके मन में कोई संभावना पड़ी है तो निकल जाए। दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। All right, so there you heard that address by Union Home Minister Amit Shah that he's just concluded, where it was a strong attack, reminding the Congress of the horrors of emergency, marking 50 years to that dreaded period. Union Home Minister Amit Shah has spoken about how innocents were jailed at that time, how Indira Gandhi had interfered in the Indian judiciary, how the opposition had united behind Jayaprakash Narayan, and how for the Congress it was about protecting that one family, the Gandhi family, while emergency was imposed citing national security. But the entire country, he said, knows that it was not about national security, it was about the security of one family. On the night of June 24, they had shut the voice of the courts, the media, and more than 1 lakh political workers were put behind bars, are the facts he stated. And we shift our focus to the big moment that has made India proud. From Axiom 4 liftoff to Shubhanshu Shukla's stirring message from space, we take you through how India has taken another giant leap when it comes to joining the elite space club. 4, 3, 2, 1, ignition. 5, 4, 3, 2, 1, engine ignition, and liftoff. Liftoff of Axiom Mission 4. The world held its breath and then wildly cheered as the Axiom 4 mission rode to life. Aboard it, a son of India, Shubhanshu Shukla, scripting history. As the second Indian ever to blast off into space. After multiple delays, SpaceX Falcon 9 pierced the skies from NASA's Kennedy Space Center, carrying 4 astronauts, including Shukla. ISRO's pride, and now the first Indian to be in the International Space Station. As the Falcon rocket soared, Shubhanshu shared a heartfelt message with his fellow Indians, chanting Jai Hind in space with Tiranga on his shoulder. नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, what a ride.
41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Billions, including Shubhanshu's proud parents, cheered misty-eyed. Then it was time for wild celebrations. बहुत अच्छा लग रहा है और हम इसके लिए जो है ईश्वर को धन्यवाद करते हैं और उन सभी लोगों को जिन्होंने हमारे बच्चे को दुआएं दी है। लोग आए जिन्होंने कहा ये शुभांशु के पापा हैं, फोटो खिंचानी है हमको। जब एक पिता ये सुनता है अच्छा लगता है। ये तो चीज़ बच्चे को जैसे बच्चे के जो है बच्चे को से हमारा जो है इतना नाम जैसे लोग ले रहे हैं या कर रहे हैं, ये बहुत गर्व की बात है। ये हमारे लिए जो है कुछ अच्छे पुण्य कर्म होंगे जो है इसे बच्चे का। आप एक माँ हैं, कहते हैं ना बच्चा खेलने भी जाता है तो माँ बड़ी कंसर्न होती हैं। जब आप यहाँ सामने बैठी थी मैं देख रहा था, जैसे ही रॉकेट उड़ा आपकी आंखें एकदम वहाँ पर, आपकी पलक नहीं झपक रही थी। हम सोच रहे थे हम उसको देखते रहे, लगातार देखते रहे। लगातार मैं देख रही थी, खुशी के आंसू गिर रहे थे और कोई दुख नहीं है, बिल्कुल खुशी के आंसू। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। Just minutes later, the booster landed back as the Dragon capsule soared on its onward journey. After becoming the first Indian astronaut at the International Space Station, 60 space experiments are on Shubhanshu's to-do list. ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। The iconic words of Rakesh Sharma when he became the first Indian in space. Now, 41 years later, Shubhanshu carrying a billion dreams with him. Captain Shukla, are you ready for the ride? Will you do some yoga in space like your idol Rakesh Sharma did in 1984? The first Indian astronaut, Wing Commander Rakesh Sharma, traveled to space in 1984. I grew up reading about him in textbooks and listening to his stories from space. I was deeply impressed by him. And yes, the launch playlist. Udit Narayan and Hariharan's Yun Hi Chala Chal song was on Shubhanshu Shukla's playlist. India is once again reaching for the stars in one giant cosmic leap. यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया, फूल सारे जमे। Bureau Report, India Today. के मेले बड़ी रंगीन है ये दुनिया। After 41 years, as India feels this moment of pride, let's take you through the details of what the motive of this mission is. And as a part of this mission, the important research studies that will be conducted. So primarily, astronauts as a part of this mission are out there to support with insulin-dependent diabetes. That is the 4-member crew that will look into every small detail and work towards it, also examining microgravity impact on the brain. Now remember, this is extremely crucial as far as future studies into any space mission or how it impacts humans will count of what comes out as a part of this mission. Also, the psychological and the physiological data that will be collected from this crew of the days that they spend, of the impact that it has on them, and how such conditions can be bettered for humans for future space missions. Even the effect of short space flights and how it impacts the body, the joints, the flow of blood, because this is extremely crucial to how the human body performs under such circumstances, and basis that all these readings will be taken as a part of future missions.
investigating cancer growth in space. This is another important part of what will be found out as a part of this mission, primarily to understand how the human anatomy behaves under such circumstances, and most importantly the effect of space flight on blood stem cells. So all these research will make it as what will happen to the future space missions, and this becomes a critical part of it. Let me cut across to my colleague Akshita, who is joining us live on the broadcast. Akshita, what a moment it was, and we all were literally clapping when the liftoff happened. It's taken 41 years, but important to now understand what from here, the criticalities of this mission, what are we looking at? Well, Suesha, you've highlighted some of the experiments that will be conducted at the International Space Station. The next 28 hours is going to go across in just travel. So just imagine how hard it will be for the crewmates, including Group Captain Shubhanshu Shukla. At about 4:30, so around this time, is when we're expecting the docking at the International Space Station to happen. And the reason it takes that much time is it's not almost like a flight journey where, you go from one destination to another. In this case, you constantly go around planet Earth multiple times till you reach the orbit of the International Space Station, and then literally catapult right into the space station. So, the measurements have to be absolutely perfect that you can dock right into the space station, and that's where Group Captain Shukla's experience as a pilot, that's where his role also comes into play to ensure the perfect docking takes place tomorrow at about 4:30 in the evening is when we're expecting to happen. And then, of course, that important schedule, the busy schedule kicks in of multiple commitments. You're going to have Group Captain Shukla also interacting with school students back in India. He's repeatedly spoken about how he hopes that with this particular moment, this historic moment that he's a part of, he's able to inspire the next generation to also dream of becoming astronauts. There's no doubt, of course, that he's done that with those inspirational images today of the blast-off and the moment that we had a second Indian in space. But besides those commitments, there's also all of these experiments, a bunch of them handpicked by ISRO as well, because it's seen essentially as learning that will help in the Gaganyaan mission. So that's all that's planned now in the next few days. 14 days overall is how long they're going to be at the International Space Station, and that will essentially mean two rare feats for Group Captain Shukla. First, that he is the first Indian ever to go to the International Space Station, and second, Rakesh Sharma, 1984, spent 7 days in space. Group Captain Shukla spending double that time of 14 days. Oh yes, absolutely, Akshita, and I request you to stay on with us as we come to this part next of why this mission is critical for India. Shubhanshu Shukla's liftoff to space, that is much more than pride. It is being said that this Shubharamb is vital for India's upcoming human spaceflight mission, Gaganyaan. We take a look at this report. The 41-year wait is finally over. Group Captain Shubhanshu Shukla has scripted history. Shukla is the second Indian after Rakesh Sharma to enter space. Axiom-4 voyage to the International Space Station is seen as a precursor to India's space program Gaganyaan. India is targeting a crewed mission by 2027. Gaganyaan will send crew members into an orbit of 400 km for a 3-day mission and bring them back to Earth. The Gaganyaan spacecraft, designed to accommodate the astronauts, will be equipped with life support systems, communication systems, and other essential features to sustain human life in space. Prime Minister Narendra Modi has already announced the crew members of Gaganyaan. ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। ISRO's Gaganyaan success will make India the 4th nation to send humans to space. Shuks has been a fantastic guy in the last 10 months when we have been training here.
It has been such a satisfying thing for me to be his wingman, okay, as a fighter pilot lingo. Right. And he's got that drive and that focus in him on what he wants in life. Astronaut Shukla's experience will be utilized in India's indigenous mission. This is the beginning of the ascent to that pedestal of Viksit Bharat. And that beginning of the ascent has happened via space. How will it be helpful for the further coming missions, space missions as far as India? Yeah, it will be helpful in the space mission. At the same time, I think India has also qualified in using its space technology for the ease of living. Once launched, Gaganyaan will mark a new landmark in India's glorious space journey. Bureau Report, India Today. And while Shubhanshu Shukla is the second Indian to go to space and his proud parents waited with bated breath as the liftoff happened, Shubhanshu Shukla got emotional after their son lifted off to the International Space Station. Shuks's parents joined teachers and students to watch the historic moment at his alma mater in Lucknow. Group Captain Shubhanshu Shukla's mother, Asha Shukla, who wiped away her tears of pride as she watched her son blaze a trail through space. She called them tears of joy and expressed her happiness over the success of this mission. Shuks's father, Shambhu Dayal Shukla, who also expressed his happiness, while his friends and neighbors and well-wishers joined the family to cheer for the astronauts' big achievement, one that has placed India on the global space map yet again. भारत के बेटे यानी कि शुभांशु शुक्ला की मां हैं। मैंने सही कहा, भारत के बेटे शुभांशु शुक्ला पूरे भारत के बेटे तो नहीं, हमारे तो थे ही थे, अब तो पूरे भारत के बेटे हो गए। भारत के बेटे हो गए। केवल एक मां नहीं है उनकी पूरी बहुत माएँ हो गई, बहुत ज्यादा। इतनी माओं की दुआएं लग रही हैं। सबकी दुआएं अनंत दुआएं लग रही बच्चे को हमारे। शुभकामनाएं सबकी बहुत जगह से मैसेज आ रही है, अच्छी मैसेज आ रही है। लेकिन आप एक माँ हैं, कहते हैं ना बच्चा खेलने भी जाता है तो माँ बड़ी कंसर्न होती हैं। जब आप यहाँ सामने बैठी थी मैं देख रहा था, जैसे ही रॉकेट उड़ा आपकी आंखें एकदम वहां पर, आपकी पलक नहीं झपक रही थी। हम सोच रहे थे हम उसको देखते रहे, लगातार देखते रहे। लगातार मैं देख रही थी, खुशी के आंसू गिर रहे थे और कोई दुख नहीं है, बिल्कुल खुशी के आंसू। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपके जो पति हैं, आपके साथ कई लोग मैं देख रहा हूँ रैंडमली तस्वीर खिंचा रहे हैं। शुभांशु ने आप लोगों को भी एक बड़ा खास, आप चाहे टीवी खोल कर देख लीजिए, हर जगह आप ही लोग हर जगह छाए हुए हैं। शुभांशु शुक्ला तो सेलिब्रिटी बन गए हैं अब। आप लोग भी बन गए हैं, अपने पूरे परिवार को बना दिया। हाँ, बना दिया सच में। इसने हमको लोगों को फर्श से उठा के अर्श पे पहुंचा दिया। कैसा क्षण है आपके लिए? बहुत अच्छा क्षण है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम इसके लिए जो है ईश्वर को धन्यवाद करते हैं और उन सभी लोगों को जिन्होंने हमारे बच्चे को दुआएं दी है, उसके लिए जो है हम उनका भी धन्यवाद अदा करते हैं। ये हमारे बच्चे के लिए जो है उन्होंने प्रार्थना की और उसका जो है बच्चे का मिशन जो है सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। लोग आए जिन्होंने कहा ये शुभांशु के पापा हैं, फोटो खिंचानी है हमको। जब एक पिता ये सुनता है अच्छा लगता है। ये तो चीज़ बच्चे को जैसे बच्चे के जो है बच्चे को से हमारा जो है इतना नाम जैसे लोग ले रहे हैं या कर रहे हैं, ये बहुत गर्व की बात है। ये हमारे लिए जो है कुछ अच्छे पुण्य कर्म होंगे जो है इसे बच्चे का। शुभांशु एक ऐसा बच्चा जिन्होंने अपने पेरेंट्स का नाम और चेहरा भी नेशनल मीडिया पे एकदम खास बना दिया। वो बहुत अच्छा है, गौरव के अंदर बहुत अच्छा लगता है। शुभांशु की बहन हमारे साथ हैं, अभी लॉन्च हुआ है। मैम, बड़ा इमोशनल मोमेंट है आपके लिए, सामने रॉकेट है, शुभांशु ऊपर स्पेस की ओर बढ़ चले हैं, कैसा क्षण है आपके लिए? जी, बहुत ही अद्भुत क्षण है मेरे लिए, हमारी फैमिली के लिए। वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। बहुत इमोशनल लग रही है मुझे। ऑफ कोर्स इमोशनल होंगे, कल को छोटा भाई था, नाउ ही इज गोइंग टू स्पेस, सो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। थैंक यू। And well, in 1984, when former Prime Minister Indira Gandhi asked Rakesh Sharma about how India looked from space, he proudly replied, "Sare jahan se acha Hindustan hamara." Now, 41 years later, Shubhanshu Shukla shared a heartfelt message from space. India is back in space after 41 years. The Tiranga is on my shoulder. The nation is in my heart. This is the beginning of India's human space program. He signed off with a resounding Jai Hind, Jai Bharat. Listen in.
ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, वाटर राइड 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना दिल से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।